अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबकी फ़ीडबैक, कमेंट्स और एप्रिसिएशन के लिए। मेरे लास्ट व्लॉग जिसमें मैंने तमाम वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली पेश करने की कोशिश की और सब हक़ाइक़ आपके सामने रखे कि इस मुल्क में वो जो एक सवाल इस वक़्त छुपता हुआ महसूस हो रहा है सबको, कि इस वक्त मुल्क की आवाम वो पेट्रोल पंप्स पे लाइनों में लग सकती है, वो अपने हुकूक के लिए बाहर क्यों नहीं निकल रहे। सो वो आपको बताने की, समझाने की, पूरी दुनिया को दिखाने की एक छोटी सी कोशिश थी। लेकिन आप सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो हम इसी काम को मज़ीद जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कुछ जिस किस्म के मूव्स हो रहे हैं रोज़ाना के बुनियाद पे, जो चीज़ें डेवलपमेंट सामने आ रही होती हैं उस पर तो तज्ज़िये दे रही होते हैं। और हमारा जो मीडिया का काम है वो अनफॉर्चुनेटली हमारी फ्रेटर्निटी वो भूल सी जा रही है, क्योंकि इस मुल्क में ऐसे-ऐसे इंकिशाफ़ात रोज़ाना की बुनियाद पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे सहाफ़ी इस मुल्क में रॉ एजेंट्स पकड़ रहे हों और बहुत ही कंफर्टेबली, मतलब रॉ एजेंट्स भी ऐसा लग रहा है कि जैसे सफ़ों में कहीं न कहीं रॉ एजेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं और सहाफ़ी अपना काम भूल गए हैं। रॉ एजेंट्स पकड़ना उनके लिए इतना आसान हो गया है और जो असल जो सहाफ़ी का काम है कि जहाँ पर वो अवाम के मसाइल, जो इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है उस पर आवाज़ उठाने के बजाय वो काम कर रहे हैं जो हमारी एजेंसियों के हैं और वो एजेंसियों को मुतला कर रहे हैं। मतलब आप ये भी देखिए कि आज 1-2 रोज़ से मैं मुसलसल खबरें देख रही हूँ और उसमें सिर्फ़ ब्रेकिंग न्यूज़ में चला के हमें बताया जा रहा है कोई 6 से 8 माह में का पूरा अरसा लगा के एक खातून जो कि रॉ एजेंट पाई गईं, उनके साथ एंगेज करता है कॉन्वर्सेशन में व्हाट्सएप और वो वॉइस रिकॉर्डिंग्स वगैरह, और उसके बाद फिर वो सहाफ़ी एजेंसीज़ को बता रहा है कि ये रॉ एजेंट हैं और ये किस तरह से उनके साथ पूरे मामलात जो है वो डिस्कस करती हैं, उनको क्या-क्या ल्योर किया जा रहा था। वो 6 माह तक वो उनसे गप्पे लगा रहे थे। फिर दूसरा सहाफ़ी हमें आके इंटरव्यूज़ जो है वो करता है रॉ एजेंट का, वो कैसे उस तक पहुँचता है, ये भी एक अपनी नौइयत का एक सवाल है। लेकिन ये क्या होता है कि ये जब खबरें इस किस्म की सामने आप रखते हैं, तो इससे हमारी आई एम सॉरी टू से लेकिन हमारी अपनी एजेंसियाँ बहुत उनके रोल पे बात आ जाती है और दे एक्चुअली नीड टू रियलाइज़ दैट ये हमारे जो सहाफ़ी हैं या रिपोर्टर्स हैं या एंकर्स हैं, दे मेक आवर एजेंसीज़ लुक रियली बैड। ये बहुत पुअरली रिफ्लेक्ट कर रहा है माज़रत के साथ हमारी उन तमाम एजेंसीज़ पर कि जो दिन-रात बहरहाल एक करके आईबीओज़ कंडक्ट करती हैं, दहशतगर्दों का ताक़ुब कर रही हैं, लेकिन रॉ एजेंट्स को नहीं पकड़ पा रही। रॉ एजेंट जो है वो हमारे सहाफ़ी जो है वो पकड़ रहे हैं और इस पर मैं इतना ही बस कहना चाहूँगी। लेकिन भारत में अभी जो हम पिछले कई रोज़ से बात कर रहे हैं, भारत में और अगेन जो सहाफ़ियों का काम है, जिस तरह मैंने कहा कि अवामी मसाइल को उजागर करना, जो इस वक़्त आज़ाद कश्मीर में जिस किस्म की हमें इंतखाबी मुहिम में जो कुछ ये 2 पार्टीज़ हमें करती हुई नज़र आ रही थी, उस पर बात नहीं हो रही थी। लेकिन तमाम तर जो हमारे सहाफ़ियों की जो फ़ोकस था, वो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि वो रॉ एजेंट्स को पकड़ना है, बजाए इसके कि आप एक्सपोज़ करें इस वक़्त इस मुल्क में जो इक़दामात हो रहे हैं। और ये रॉ एजेंट्स ऐसे नहीं घूम रहे और रॉ एजेंट्स इतने कच्चे नहीं होते कि जो इस तरह से आके और इतना ओपनली जो है वो आपके साथ कॉन्वर्सेशंस, आपके साथ एंगेज कर रहे हों, वॉइस जो है वो अपनी आवाज़ में वॉइस रिकॉर्डिंग्स, आपको वॉइस नोट्स भेज रहे हों। सो कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई होती और अगेन इट रिफ्लेक्ट्स रियली पुअरली ऑन आवर एजेंसीज, कि आप ये बताने की ये साफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारी एजेंसीज अपना काम नहीं सही तरह कर पा रही, क्योंकि पकड़ने का काम किनका है और पकड़ कौन रहा है और किस तरह से, बहरहाल सबको पता है कि किस तरह से खबरें पे सामने रखी जाती हैं। भारत में बहरहाल जो हम बात कर रहे थे पिछले कई रोज़ से कि कॉकरोच आ गए और कॉकरोच छा गए, और अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हमज़ा शहबाज़ आ गए और छा गए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के छठे फ्लोर पर हमज़ा शहबाज़ साहब ने जी दफ़्तर सँभाल लिया है और जनाब आली वो इस दफ़्तर में बैठ के जो नून लीग के अरकान असेंबली हैं, वो उनके मसाइल सुनेंगे, उनको हल करेंगे। तो जो पीएम ऑफिस है अब वो सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होगा। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब बड़ा क्या बात करते थे और वो कहते हैं ना, बड़ी-बड़ी बातें जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर दे बैकफायर और देन यू हैव टू ईट योर ओन वर्ड्स, क्योंकि
ताने दिए जाते थे कि जी ऐवान सदर में सदर साहब जो है वो सियासी मीटिंग्स करते हैं, सदर साहब का जो बरखुरदार है वो सिंध की गवर्नेंस को शोकेस करने के लिए ऐवान सदर का चुनाव करता है, वेन्यू वो होता है। सो अब वजीर आजम हाउस के अंदर वजीर आजम का अपना बेटा ये काम करने जा रहा है। अच्छा, स्टोरी के दो एंगल्स हैं। पहला एंगल ये कि मरीम नवाज और शहबाज शरीफ साहब की जो लड़ाई है, यानी शरीफों के अंदर की जो लड़ाई है, इट हैज़ गॉन टू नेक्स्ट लेवल। और शहबाज शरीफ साहब के नोट के बगैर ये फैसला हो ही नहीं सकता था कि हमजा शहबाज को छठे फ्लोर पे लाके बसा दिया जाए। सो जियो न्यूज़ की मैं हेडलाइन देख रही थी गुज़िश्ता रोज़ के बरखुरदार जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी माशाल्लाह से वो भी देखेंगे उसके मामलात। और आपको पता है कि जुनैद अकबर साहब ने इस्तीफ़ा चूँकि दिए रखा है, अगरचे वो इस्तीफ़ा अब तक मंजूर नहीं हुआ है और अक्सर मकाम पे जो इजलास होते हैं काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे थे कि जिसमें नवीद कमर साहब ने एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे इजलास की सरबराही भी की। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे को सेंटर के अंदर वो लेकर आ गए हैं। और चूँकि पंजाब में उनकी भतीजी की जानिब से जो हमजा शहबाज की स्पेस थी, जो शरीफ फैमिली में जो शहबाज शरीफ कैंप था उसकी जो स्पेस थी वो पंजाब में टोटली ख़त्म कर दी गई है। सो लिहाजा उनके बेटे के लिए जो स्पेस उन्होंने बनानी थी और एक क्या कहें कि एक जो कार्ड प्ले करना था वो ये था कि बेटे को सेंटर में लेकर आ जाया जाए। सो दूसरा एंगल ये है कि ये एक डेस्परेट मूव है और मुमकिन तौर पे शहबाज शरीफ साहब को ये अंदाज़ा हो गया है कि हिज डेज आर नंबर्ड, उनके दिन गिने जा चुके हैं। 6 महीने 8 महीने पाकिस्तान में कोई बड़ा पीरियड नहीं है। इतने महीनों में अगर हुकूमत फारिग हो जाती है तो कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब के पास ये कार्ड होना चाहिए कि हाँ भाई, हमजा शहबाज ने लोगों के मसाइल पर काम किया, उनके मसाइल सुने, उनसे राब्ते में थे, सियासी तौर पर सरगर्म थे। सो उसे कूड़ मगज़ ना समझा जाए, अगले ने कुछ ना कुछ होमवर्क किया था। यूं दिस शोज अ डेस्परेशन ऑन पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड ऑल्सो अ पोलिटिकल अलार्म which again provoked this move कि वो अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर हाउस में लाके बिठाते, which again is going to be seen in extremely bad taste। लोग कोई ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि आप अपने बेटे को लाके, नेपोटिज्म किसे कहते हैं, मतलब आप अपने बेटे को लाके बिठा दें, डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब के बेटे को वजीर पंजाब का लगा दिया जाए, एडवाइजर हैं वो मरियम नवाज के ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके साथ साथ ही आप पूरे मतलब आप देखें ना कि हो क्या रहे, यहाँ पर बेटी जो है वो वजीर आला पंजाब है, पूरा जो ये फैमिली फीवडम जो है वो इनको लग रहा है कि आज का जो नौजवान है वो बड़ा अप्रिशिएट करेगा। नौजवान जो कि इस वक्त पूरे जगह पूरी सियासत पे दुनिया भर की छाया हुआ है, वो जैसे इस किस्म के मूव जो है वो अप्रिशिएट करेगा। सो शहबाज शरीफ साहब को भी अभी तक जोम शायद यही है कि क्योंकि मेरे साथ एस्टैब्लिशमेंट है तो मैं जो मर्जी करूं, और वैसे कौन सा कोई पूछने वाला है इस मुल्क में। वजीर आजम साहब की अपनी भतीजी वजीर आला पंजाब ने इंतखाबात से सिर्फ एक दिन पहले मुजफ्फराबाद में बसें पहुंचा दी हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हैं। सवाल ये नहीं कि बसें क्यों आई, सवाल ये है कि अभी क्यों आई। अगर ये आवाम की जरूरत थी तो 2 माह पहले क्यों नहीं आपने भिजवा दी, 6 माह पहले क्यों नहीं भिजवा दी, 1 साल पहले क्यों नहीं भिजवा दी। क्या ये आवाम की खिदमत है या वोटर को आखिरी लम्हे में मुतासर करने की कोशिश। असल कहानी शायद बसों की भी नहीं, असल कहानी खौफ की है। खौफ इस बात का कि कहीं वोटर एक बार फिर रिवायती सियासत को मुस्तरद ना कर दे। यहाँ कानूनी बहस अपनी जगह मौजूद है कि इंतखाबात से एक रोज कबल इस किस्म के ऐलानात या रिश्वत ज़ाब्ता अखलाक से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। अभी कोई और करता तो इलेक्शन कमीशन का जोर खूब चलना था। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात ने एक चीज वाजे कर दी थी कि पाकिस्तान का वोटर अब पहले जैसा नहीं रहा। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इन इंतखाबात के नताइज और बाद के अमल के बारे में मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किए, लेकिन एक हकीकत सब ने देखी कि नौजवान वोटर ने पहली मरतबा रिवायती सियासी बयानियों को खुलकर चैलेंज किया। और शायद इसीलिए आज आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन सिर्फ एक सूबाई या इलाकाई इलेक्शन नहीं रहा, बल्कि सियासी जमातों के लिए एक नफ्सियाती इम्तिहान बन चुका है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब मुसलसल नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर गुज़िश्ता 6 माह से आज़ाद कश्मीर में आपकी जमात हुकूमत में है तो अवाम जिन मसाइल का जिक्र कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। अगर निज़ाम खराब था तो उसे दुरुस्त किसने करना था। अगर अवाम नाराज थे तो उनकी नाराजगी को किसने दूर करना था। सिर्फ इंतखाबी जलसों में एक दूसरे को मौरूद इल्जाम ठहराना, एक दूसरे पर लान तान करना, ये नोक झोंक आसान है, मुश्किल काम अवाम को नताइज देना होता है। मैं समझती हूँ कि अगर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में साला साल इलेक्शंस होते रहे
تو शायद सियासतदान सिर्फ 5 साल बाद अवाम के पास नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें साल भर अपने वोटर से राब्ता रखना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ अवाम को अक्सर इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले याद किया जाता है। अगर साल भर कहीं ना कहीं इंतखाबी अमल जारी रहे तो अवाम के मसाइल भी साल भर सियासी एजेंडे पर रहेंगे। जब हुक्मरान जानते हों कि चंद माह बाद किसी न किसी हिस्से में इंतखाबात होने हैं, तो उन पर कारकर्दगी दिखाने का सियासी दबाव भी बरकरार रहता है। जिनको हर चंद माह बाद अवाम के सामने जाना हो, वो शायद सिर्फ ऐलानात पर नहीं बल्कि अमली कारकर्दगी पर ज्यादा तवज्जो दें। भारत में मुख्तलिफ रियासतों के इंतखाबात मुख्तलिफ औकात में होते हैं, जिसकी वजह से सियासी जमातें पूरा साल किसी न किसी रियासत में अवामी राब्ते में रहती हैं। इसके नतीजे में सियासी जमातों को मुसलसल मुहिम चलानी पड़ती है, मकामी मसाइल कौमी बहस का हिस्सा बने रहते हैं, इलाकाई क़यादत उभरती रहती है। अगर सियासतदान जानते हों कि चंद माह बाद अवाम के सामने जाना है, तो शायद वो अवाम से डरने के बजाय अवाम को जवाब देने की आदत डाल लें। जमहूरियत में असल ताकत अवाम है। अगर अवाम हर चंद माह बाद किसी न किसी सतह पर अपना फैसला सुना सकते हों, तो हुक्मरानों को भी याद रहेगा कि इक़्तिदार मुस्तकिल नहीं, अवाम की अमानत है। अगर इंतखाबी अमल ज्यादा बाकायदगी से हो तो शायद सवालात भी बदल जाएं। कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बेहतर हुए, कितनी नौकरियां पैदा हुई, कितनी सरमायाकारी आई, कितनी मकामी हुकूमतें बाइख्तियार हुई। आज की जेनजी सिर्फ जज्बाती तकारीर से मुतासर नहीं होती, वो परफॉर्मेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज मांगती है। अगर सियासतदान पूरा साल अवाम के सामने जवाब दे हो, तो उन्हें भी अपनी सियासत को नई नस्ल की तवक्कुआत के मुताबिक ढालना पड़ेगा। शायद पाकिस्तान को हर वक्त कौमी इंतखाबात की नहीं, लेकिन एक ऐसे जमहूरी निज़ाम की ज़रूरत ज़रूर है जहाँ बल्दियाती, सूबाई या दीगर इंतखाबी मराहिल बाकायदगी से होते रहें, ताकि सियासतदानों का ताल्लुक अवाम से सिर्फ इंतखाबी मौसम तक महदूद ना रहे। जब अवाम मुसलसल सियासी अमल का हिस्सा बनते हैं, तो हुक्मरान भी मुसलसल जवाब दे रहते हैं, और यही जवाबदेही बेहतर हुक्मरानी की बुनियाद बन सकती है। जाते जाते मियां नवाज शरीफ साहब की बात हो जाए। मियां साहब की तकरीर सुनते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने 90s की कैसेट दोबारा चला दी हो। वही सड़कें, वही पुल, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही रिवायती तरक्की का बयानिया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जमाना बदल चुका है। दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रही है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है। दुनिया नौजवानों के लिए स्किल्स, स्टार्टअप्स, इनोवेशन और डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रही है। और हमारे यहाँ अब भी तकरीर शुरू होती है, हम सड़क बना लेंगे, और खत्म होती है, हम पुल बना देंगे। मियाँ साहब, आप सड़क जरूर बनाएं, मगर उस सड़क पर चलने वाले नौजवान के मुस्तकबिल का भी तो कुछ सोचें। आज का वोटर सिर्फ ये नहीं पूछता कि कितने पुल बनाएं, वो ये भी पूछता है कि कितनी यूनिवर्सिटियां आलमी रैंकिंग में आई, कितनी नौकरियां पैदा हुई, कितने नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए, कितने स्टार्टअप्स कामयाब हुए, मुल्क में कितनी तहकीक हुई, आजादी इजहार राय महफूज है, मेरिट का क्या बना, और कितनी गवर्नेंस बेहतर हुई। भारत में नौजवान तालीम के मयार के लिए सड़कों पर निकलते हैं, इम्तिहानी निज़ाम के लिए निकलते हैं, रोजगार के लिए निकलते हैं, डिजिटल मौके के लिए निकलते हैं। और हमारे सियासतदान अब भी समझते हैं कि शायद एक बस, एक पुल, एक सड़क ही पूरा इलेक्शन जितवा देगी। यही शायद पाकिस्तान की रिवायती सियासत का सबसे बड़ा बहरान है। सियासत आगे बढ़ने को तैयार नहीं, मगर वोटर आगे निकल चुका है। नौजवान की तरजीहात बदल चुकी हैं, इसके सवाल बदल चुके हैं, उसकी उम्मीदें बदल चुकी है, और उसका मुस्तकबिल भी बदल चुका है। शायद इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि मुजफ्फराबाद में कितनी बसें पहुंची, बल्कि ये है कि क्या बसें वोट ले सकती हैं, या अब वोटर अपनी सोच से वोट देता है। और अगर सियासी जमातें वाकई अगली दिहाई जीतना चाहती हैं, तो उन्हें 90 की दिहाई की कैसेट बंद करके 2030 के वोटर की जबान बोलना होगी। क्योंकि आज का नौजवान सड़क पर सफर जरूर करता है, मगर वोट अपने मुस्तकबिल को देता है, किसी बस को नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन से जरूर आगाह कीजिए।